तो विधवा जेठानी, तीन घमंडी देवरानी की होली। शारदा के 5 बेटे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटे मोहन और मोहित की शादी निर्मला और पाखी से हो जाती है, जिन्होंने कुछ ही दिनों में घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। शारदा अपनी दोनों बड़ी बहुओं से बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों एक गरीब परिवार से थी। इसके बाद भी उनके गरीब पिता ने बहुत बढ़ चढ़ के सम्मान से उनकी शादी की। साथ ही अपनी 2 संस्कारी बेटियां थीं। एक दिन शारदा बहुत बुखार में थी, इसीलिए उसकी दोनों बहू उसकी बड़ी सेवा कर रही थी। बड़ी बहू सिर पर पट्टी रख रही थी और दूसरी पैर दबा रही थी। माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी राहत मिली? हाँ हाँ बहू, जब तुम मेरी इतनी सेवा करोगी तो राहत तो मिलनी ही है। माँ जी, आपका थोड़ा बुखार उतर गया है, कल तक आपको आराम मिल जाएगा। मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अरे बस बस, और कितनी सेवा करोगी तुम दोनों मेरी, थोड़ा खुद भी सांस ले लो। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। शाम को मैंने मोहित जी से आपके लिए जूस मंगवाया है, वो पी लेना। भगवान तुम दोनों जैसी बहू सबको दे। अरे माँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि तीनों देवर जी की शादी आप कब करेंगी? बस अब करने वाली हूँ शादी तीनों की। तुम दोनों कब तक घर को अकेले संभालोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी देवरानी आ जाएंगी। हाँ बहू, एक बात और, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट जरूर होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मेरी 5 बहुएं एक साथ खुश रहें। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, हम 5 बहू एक साथ खुशी खुशी रहेंगी। अगले ही दिन दोनों बहुएं अपने पतियों को लंच दे देती हैं। उसके बाद मोहन और मोहित ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन 5वीं मंजिल पर जाने के लिए वो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। पर अचानक से वो लिफ्ट काफ़ी घंटों तक बंद हो जाती है, जिसमें दोनों भाइयों का दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। न चाहते हुए एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसमें शारदा और पाखी का सिंदूर मिट जाता है। ऑफिस के कुछ लोग जब लिफ्ट से उनका शव लेकर आते हैं तो दोनों अपने पतियों के शव को देखकर बेहोश हो जाती हैं और शारदा उनके मुंह पर पानी छिड़कती है तो दोनों रोने लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी क्या हो गया? इन्हें बोलिए ना उठ जाए, आपकी बात तो ज़रूर मानेंगे। जेठ जी, मोहित जी, प्लीज़ उठिए। ये क्या हो गया माँ जी? सुबह तो इतना हंसते खेलते मुझसे टिफिन मांग रहे थे और अब देखिए बोल ही नहीं रहे। माँ जी कुछ कीजिए माँ जी। बस बस शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि दुखों का पहाड़ हमारे परिवार पर टूट गया, लेकिन ऐसे आखिरी समय में उनके लिए ऐसे रोगी तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? माँ, ये भाई को क्या हो गया? हमारे बड़े भैया हमको छोड़कर चले गए। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाभी और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। भले ही इस घर के 2 बेटे कम हो गए, लेकिन हम तीनों पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो, खास तौर से भाभी आप दोनों को। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बहुएं आकर इस घर को संभाल लेंगी। अंतिम संस्कार का समय हो रहा है, कृपया प्रस्थान करें। पंडित जी की बात सुनकर तीनों भाई मिलकर अपने बड़े भाइयों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में मायूसी छा जाती है, लेकिन 1 साल बाद आखिरकार शारदा अपने तीनों बेटों के लिए अमीर घर की लड़कियां ढूंढ लेती है, जिसके बाद धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। विधवा होने के कारण दोनों जेठानियां शादी में सम्मिलित नहीं हुई थी, इसलिए गृह प्रवेश भी सास करवाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन तीनों बहुएं रेशमा, शेफाली, किंजल इतनी घमंडी थी कि वो अपनी विधवा गरीब जेठानियों को कुछ नहीं समझती, हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी। ऐसे ही खाना खाने के बाद तीनों अपनी जेठानी से कहती हैं, दीदी ज़रा मुझे रायता पास करना, मुझे पूड़ी खानी है, ज़रा बना कर ले आइए। शेफाली बहू, रेशमा बहू, तुम अपनी जेठानियों को ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भी तो तुम्हारे साथ ही खाना खा रही हैं। अरे माँ जी, खाना तो दोनों जेठानियों ने ही बनाया है, इन्हें नहीं पता कि कितना बनाना चाहिए। किंजल बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दोबारा खाना बना कर ले आती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला खाना बनाने चली जाती है और जब खाना बनाकर लाती है तो रेशमा कहती है, जेठानी जी, इतनी देर में आप खाना बना कर लाई हूँ तो मेरी भूख ही मर गई। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना। ये कहकर तीनों देवरानियां खाने पर से उठकर चली जाती हैं। बहू, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया, मैं गरम करके ले आती हूँ, तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, हम ऐसे ही खा लेंगे, अभी थोड़ा सा गर्म है खाना। मैं जानती हूँ मेरे बेटों के जाने के बाद तुम्हारे साथ
तीनों बहुएं सही से बर्ताव नहीं करती हैं। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं और वो कुछ भी जानबूझकर तो करती नहीं। चलो अब दुखी मत हो, कुछ दिनों में होली आने वाली है, हम मिलकर गुजिया और मिठाई ये सब बनाएंगे। माँ जी हमें उनके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं जानती हूँ, पर कब तक ऐसे बंद कमरे में रहोगी तुम दोनों? हाँ, होली मत खेलना पर मेहमानों से मिल सकती हो, खाना पीना खा सकती हो तुम। जी माँ जी। ये सारी बातें तीनों देवरानियां छुप कर सुनती हैं और कहती हैं, अब देखो हम कैसे अपनी विधवा जेठानियों की होली रंगीन करते हैं। होली नहीं, उनकी सफेद साड़ी को रंगीन करेंगे, फिर देखना तमाशा। 2 दिन बाद होली थी। सभी अपने घर के बाहर बड़ी खुशी के साथ होली के रंग में डूबे हुए थे। बच्चे इधर उधर भागकर पिचकारी और गुलाल से खेल रहे थे, तो कुछ बड़े लोग नाच गाकर होली खेल रहे थे। दोनों विधवा बहू गुजिया और मिठाई लेकर अपनी सास को देने आती हैं कि तीनों देवरानी बड़ी चालाकी से हाथों में रंग लिए हवा में जानबूझकर उड़ा देती हैं, जो कि उन दोनों की सफ़ेद साड़ी और बालों पर लग जाती है। तभी पड़ोसन रेखा कहती है, अरे जरा देखो देखो, पति को गए हुए 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी इन विधवाओं की आंखों में शर्म नहीं है। देखो तो कैसे रंगीन हो गई हैं। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, हमारी विधवा दीदी का भी तो मन करता है कि वो होली खेले। विधवा है तो क्या हुआ, दोनों अपने आप को आजकल की कुंवारी लड़कियों की तरह ही मानती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी और मुझे ऐसे कहने की? हमारे पति गुजर गए हैं, अंदर से हमारा मन रो रहा है क्योंकि उनके बिना ये त्योहार अधूरा है, पर तुम ये कह रही हो कि हमें होली खेलने का मन कर रहा है? छी, झूठ क्यों बोलती हो निर्मला पाकी बहू? अब मान भी जाओ, जानती हूँ कि तुम्हारा भी मन करता है त्योहार मनाने का, गुजिया खाने का। रेखा बहुत हो गया, बस करो, इससे ज्यादा और कुछ मत कहना, वरना होली के दिन सब एक हो जाते हैं पर तुम्हारे और मेरे बीच में दरार हो जाएगी। देखो सच्चाई तो कड़वी होती ही है। ये कहकर रेखा चली जाती है। तभी दोनों बहू हाथ जोड़कर रोते हुए कहती हैं, माँ जी ये झूठ है, हम कोई होली नहीं मनाना चाहते थे। हम दोनों अपने पति से प्यार करते और उनका सम्मान करते, ये गलती सपने में भी नहीं कर सकते। हमारी बात का विश्वास कीजिए माँ जी। ओहो, जरा देखो तो हमारी दोनों बड़ी जेठानी कितनी एक्टिंग करती है। होली खेलने का मन था तो बाहर आ गई और अब सती सावित्री बनकर आंसू बहा रही हैं। अगर ऐसी ही बात है तो माँ जी हम दोनों यहाँ से अपने मायके जा रहे हैं, फिर कभी नहीं आएंगे। रुको तुम दोनों, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों कैसी हो, ये सब इन तीनों का किया धरा है। अगर जाना है तो ये तीनों अपने घर पर वापस जाएंगी आज और अभी। ये तीनों कब से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। तीनों देवरानियां उसके आगे गिड़गिड़ाती हैं, पर शारदा कहती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ तीनों की तीनों। ये सुनकर तीनों अपना सामान लेकर घर से जब जाने लगती हैं तो तीनों जेठानियां कहती हैं, माँ जी उनसे भूल हो गई है, वह छोटी हैं, लेकिन आप तो घर की बड़ी हैं, प्लीज उन्हें आज के इतने शुभ अवसर पर घर मत भेजिए। वह माफी मांग रही हैं और हम दोनों ने उन्हें माफ कर दिया है। क्यों पाखी? माँ जी दीदी सही कह रही हैं, उन्हें रोक लीजिए, देवर जी को अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी दीदी माँ जी हमें माफ कर दीजिए, आप दोनों, हमने जानबूझकर ये सब किया था। आप सही कह रही हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ माँ जी। रुको, मैं नहीं चाहती ऐसे अवसर पर घर की लक्ष्मी बाहर जाए। अगर तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास है और फिर कभी दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करोगी तो ये चौखट छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच माँ जी? हाँ। ये बात सुनकर खुशी से तीनों देवरानी अपनी जेठानी के गले लग जाती हैं और सास से पूछकर उनके गुलाल लेकर टीका लगा देती हैं, जिसके बाद सास बहू मिलकर होली मनाती हैं और पांचों बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे सुमन कहाँ हो तुम, जल्दी से उठ जाओ, आज तुम दोनों बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तभी सुमन नींद से जागती है और कहती है, अरे यार माँ आप क्यों नहीं समझती हो, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे बेटी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तुम समझती क्यों नहीं हो? बेटी तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं, तुम दोनों की शादी हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं, इससे हमारा खर्चा बचेगा। अपना खर्चा कम करने के चक्कर में मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी झंड करने पर तुले सबके सब। हे भगवान अब तुम ही कुछ करो मेरे लिए। तभी सुमन की बड़ी बहन रेशमा उससे कहती है,
भगवान भी तभी कुछ करेंगे जब तुम अपने माता पिता की सुनोगी। अरे दीदी, आपने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? क्योंकि तू मेरी छुटकी है और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, आखिर तेरी बड़ी बहन जो हूँ। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, जिसके चलते लता और प्रमोद अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहते थे। देखिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत समझदार और सुंदर भी हैं। दरअसल बात यह है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। हम अपनी बेटियों को 2 जोड़े में विदा कर सकते हैं। हम दहेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने अपनी दोनों बेटियों को संस्कार दिए हैं। अरे भाई साहब, ऐसी बातें करके आप हमें नीचा दिखा रहे हो। आपकी दोनों बेटियां मुझे मेरे बेटों के लिए पसंद हैं। बस अब अपने बेटों को आपकी दोनों बेटियों की फोटो दिखा दो, बाकी आप जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मेरे बेटे मेरी पसंद की हुई लड़कियों को नकार नहीं सकते। लता कोकिला की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं जैसा कि कोकिला ने कहा था, उसके दोनों लड़कों को सुमन और रेशमा पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी के पहले दिन कोकिला अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो सुमन, आज से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये लो इस घर की अलमारियों की चाबी। ये देखते ही रेशमा बोल पड़ती है, लेकिन माँ जी, बड़ी तो मैं हूँ, फिर यहाँ आप सुमन को मेरी जेठानी का दर्जा क्यों दे रही हो? अरे हाँ बहुओं, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि सुमन को मेरे बड़े बेटे ने पसंद किया और तुम्हें मेरे छोटे बेटे विवेक ने पसंद किया। जहाँ तुम अपने घर में बड़ी थी, अब तुम अपने ससुराल में छोटे पद पर हो और सुमन बड़ी। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी बड़ी बहन रेशमा से कहती है, अरे दीदी, तुम माँ जी की बातों का बुरा मत मानना। ये लो, आप ही संभालो इन चाबियों को, मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूँ। अरे नहीं सुमन, तुम ये चाबियाँ अपने पास रखो। अब तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, चलो इसी बहाने तुम्हें घर की जिम्मेदारियाँ सीखने को मिलेंगी। ऐसा कहने के बाद रेशमा अपने कमरे में आ जाती है और गुस्से से शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से ही कहने लगती है, मैं सब जानती हूँ, ये सब इस सुमन की ही चाल होगी। वैसे भी इसे हमेशा मेरा बड़ा होना खलता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से ही दूंगी। फिर क्या था, जहाँ दोनों बहनों के बीच प्यार और प्रेम था, वहीं एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ी बहन के दिल में खंजर चल जाता है। वैसे अब आगे देखते हैं कि आखिर बड़ी बहन करती क्या है अपनी छोटी बहन के साथ। एक दिन कोकिला अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे बहुओं, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। कोकिला के बुलाने पर रेशमा और सुमन दोनों ही आ जाती हैं। जी माँ जी, आपने बुलाया क्या हमें? हाँ, दरअसल बात यह है कि तुम दोनों की इस साल यहाँ अपने ससुराल में पहली होली है, जिसके लिए मैंने अपने गार्डन में एक बहुत बड़ा होली का सेलिब्रेशन रखा है। देखो रेशमा, घर के सारे काम और मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और सुमन, तुम मेरे साथ अरेंजमेंट देखोगी। चलो मेरे साथ। ऐसा कहने के बाद कोकिला अपने साथ सुमन को ले जाती है, जिसके बाद रेशमा अपने मन में कहती है, अरे वाह, ऐसा ही कोई एक मौका चाहिए था मुझे जिसमें अपनी छोटी बहन को नीचा दिखा सकूं। अब मैं अपनी बहन के हर एक काम में अड़चन डालूंगी, जिसके बाद माँ जी समझ जाएंगी कि बड़ी होने के नाते मैं ही सब अच्छे से संभाल सकती हूँ। उस दिन के बाद से रेशमा एक भी मौका अपने हाथ से गंवाने नहीं देती। जब भी उसे कोई मौका मिलता, वो अपनी छोटी बहन का काम बिगाड़ देती, जिसके चलते बेचारी सुमन को कोकिला से डांट सुननी पड़ती है। ये क्या बड़ी बहू, तुम तो अपनी पहली जिम्मेवारी में ही फेल हो गई। तुमने जो खास लोग हैं उन्हें होली के फंक्शन के लिए इनवाइट किया ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे पास हमारे खास मेहमानों की कॉल आ रही है। माँ जी, आपने मुझे जो लिस्ट दी थी उसी के मुताबिक मैंने हर एक को कॉल किया, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लिस्ट में से कोई रह गया हो? मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमसे सही तो तुम्हारी बड़ी बहन है, कम से कम वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती तो है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है, वो सब सीख जाएगी, मैं उसे सिखाऊंगी। ऐसा कहकर रेशमा महान बन जाती है, लेकिन कोकिला कहती है, नहीं बस बहुत हुआ, मैं अब सुमन के ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहने के बाद वो सुमन से चाबियां लेकर रेशमा को दे देती है। ये लो रेशमा बहू, आज से तुम ही इस घर को संभालोगी, क्योंकि तुम इस लायक हो, ना कि तुम्हारी बहन। ऐसा कहकर वो बेचारी सुमन को बहुत नीचा दिखाती है। वहीं रेशमा अपनी सास के साथ जाते हुए अपने मन में सोचती है, क्या बात है, इस बार हमारे ससुराल की होली का रंग तो मुझ पर ही चढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन को हरा जो दिया है। अब तो मैं होली पर बहुत एंजॉय करूंगी।
ऐसा सोचकर वो अपनी सास के साथ फंक्शन के सारे काम और अरेंजमेंट देखती है और सभी काम अच्छे से होते हैं। फिर होली का दिन भी आ जाता है और कोकिला की दोनों बहुएं अपनी पहली होली सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन कोकिला का गुस्सा जरा भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार चिंगारी की हवा देने का काम रेशमा ने बखूबी किया था। अरे रेशमा बहू, चलो गार्डन में सभी लोग और हमारे खास मेहमान आ गए। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। कोकिला केवल रेशमा को ही लेकर जाती है, जिसके चलते बेचारी सुमन बहुत मायूस हो जाती है। लेकिन वो अपना मन बहलाने के लिए बाकी के काम करने लगती है, जैसे मेहमानों की खातिरदारी और घर के कामकाज। अरे कोकिला, तेरी बड़ी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो बाकी के काम कर रही होगी। वैसे भी उससे क्या ही मिलवाऊं तुम्हें, वो किसी भी काम की नहीं है। अरे हाँ, ऐसा तो होगा ही। जब छोटी बहन को बड़ी जिम्मेवारियां मिलेंगी तो वैसे भी छोटे कभी नहीं समझ सकते। अरे ये तो मेरे बेटों की वजह से हुआ है जो हुआ है, वरना मैं ऐसा कभी ना होने देती। असल में देखा जाए तो रेशमा ही इस घर की बड़ी बहू होनी चाहिए थी। लो जी, अब रेशमा की तारीफ पर वो खुश क्यों ना होए। आखिर ऐसा मौका हर बार थोड़े मिलता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। जहाँ रेशमा को खुशी होनी चाहिए थी, वहीं रेशमा उदास हो रही थी, अपनी सास के मुंह से अपनी ही छोटी बहन की बुराई सुनकर। क्योंकि असल में तो छोटी होने के साथ साथ सुमन अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ रही थी। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो होली के फंक्शन के स्टेज पर जाती है और माइक पकड़कर सब कुछ सच बोल डालती है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, मेरी छोटी बहन बहुत काबिल है, वो हर काम अच्छे से करती है और जिम्मेवार भी है। अपनी बहन की हकीकत सुनने के बाद भी सुमन उसे गले से लगाकर कहती है, अरे दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अब ये भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। इन होली के रंगों में अब हम अपने आगे की जिंदगी रंगीन करेंगे। तो फिर आखिरी में सुमन अपनी बहन को माफ करती है और दोनों बहनें अपनी पहली होली अच्छे से खेलती हैं। वहीं कोकिला भी सुमन से माफी मांगती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना त्योहार मनाते हैं।